अम्मा के पैरों में भी आजकल पता नहीं क्या मोटर लग गई है जो एक जगह पर टिकते ही नहीं हैं। ये सामान नहीं आया, वो सामान नहीं आया, ये क्या रखा है, वो क्या रखा है। जब तक एक एक बात ना बता दो उनको तसल्ली नहीं आती। अभी भी 10 जवाब देकर आई हूँ, फिर भी कह नहीं सकते कि अम्मा हमको कब ढूंढने निकल जाए। अरे तसल्ली आएगी कहाँ से? आखिर उनकी पोती की शादी है। हाँ, इस पीढ़ी की आखिरी शादी। माता पिता से ज़्यादा तो अम्मा को उत्साह होगा इसका। खैर वो तो है, अपनी लाडली पोती को अच्छे से विदा करना चाहती हैं अम्मा, इसलिए एक एक सामान देख परख कर ला रही हैं। कुछ पसंद नहीं आता तो वापस भेज देती हैं। शोभा और मनोहर अपने कमरे में बैठकर बतिया रहे थे कि अम्मा की आवाज़ आई। शोभा, ओ शोभा, लो हम ना कहते थे कि हमें ढूंढते हुए अम्मा आ जाएंगी। शोभा, अरे कहाँ है तू? कब से आवाज़ लगा रही हूँ तुझे। हम यहाँ हैं अम्मा, अपने कमरे में। ले मैं तुझे कब से आवाज़ दे रही हूँ, पूरे घर में ढूंढ कर आ गई और तू यहाँ अपने कमरे में बैठी है। अम्मा, हमने सोचा कि थोड़ी देर सुस्ता ले, सुबह से काम करते करते थक गए हैं। अरे अभी से सुस्ताने की सोच रही है? जब तक बिटिया विदा नहीं हो जाती। बिटिया की माँ तो कभी सोच भी नहीं सकती सुस्ताने के बारे में। तेरे पास इतना वक्त कैसे आ गया? अरे अम्मा थोड़ी देर बैठो तो सही। बेटे मनोहर ने ज़बरदस्ती अम्मा को खींचकर अपने पास ही बिठा लिया। अरे मनोहर, बैठने की फुर्सत किसके पास है? कितना काम पड़ा हुआ है पता नहीं तुम दोनों को दिखता है कि नहीं। अरे अम्मा सब हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो? ये कोई पहली शादी थोड़ी ना है, इस घर में क्यों परेशान ना हूँ। पहली शादी नहीं है तो क्या हुआ? मेरी पोती की शादी है, कोई चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो छोरी को जिंदगी भर सुनना पड़ जाएगा। अरे अम्मा सब कुछ तो लाकर रख दिए हैं, अब क्या कमी रह गई? बक्सा तो लाई ही नहीं। अरे आजकल बक्सा कौन देता है? सब कुछ इतना अच्छा तो दे रही हो, फिर भला बक्सा क्यों? ना ना, बक्सा तो ज़रूर आएगा। आखिर बक्सा खुलवाई की रस्म तो बक्से से ही होती है। ये तो आजकल नया कर दिया कि पेटी खोलकर बस रस्म कर देते हैं लोग। चलो ठीक है अम्मा, ले आएंगे। ले ही आना, नहीं लाऊंगा तो तुम मुझे कौन सा चैन से बैठने देने वाली हो अम्मा? मनोहर ने माँ की टांग खींचते हुए कहा। हाँ ये बात भी सही है, बैठने तो मैं तुझे दूंगी नहीं, माजू हूँ तेरी। मनोहर के सिर पर चपत मारते हुए अम्मा ने कहा। दूसरे दिन मनोहर बक्सा लाना भूल गया तो अम्मा ने उसे डांट लगाई। अम्मा मनोहर को डांट लगा रही थी तो बड़ी पोती कविता भी आ गई। क्या बात है अम्मा, आप मेरे पापा को डांट क्यों रही हो? डांटूं नहीं तो क्या आरती उतारूं? तेरे पापा की बक्सा लाने को कहा था, देख अभी तक बक्सा लेकर ही नहीं आया। अम्मा अपनी बड़ी पोती से मनोहर की शिकायत करते हुए कहा। सब सामान आ तो गया, अम्मा तो बस एक बक्से के लिए बावली हुई जा रही हैं। मनोहर ने भी बेटे के सामने अपना पक्ष रखा। दोनों को लड़ते देखकर कविता की हंसी छूट गई। क्या आप लोग भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अम्मा अभी तो पूरे 10 दिन बाकी है, आ जाएगा बक्सा भी। अरे नहीं आया तो छोटी को सुनना पड़ेगा ससुराल में, जानती हैं ना ससुराल वाले एक चीज़ की कमी भी बर्दाश्त नहीं करते। अम्मा के कहते ही कविता का चेहरा उतर गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोली। जानती हूँ अम्मा, बहुत अच्छे से जानती हूँ, ससुराल वाले एक छोटी सी चीज़ की कमी बर्दाश्त नहीं करते। पर एक बात बताओ, आप इतना कुछ देते हो अपनी बेटियों को, उसमें से आपकी बेटियाँ कितना उपयोग कर पाती हैं? कई लड़कियाँ तो उस सामान को इस्तेमाल भी नहीं कर पाती हैं। अरे बेटा ये तो रिवाज है, देना ही पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है बेटी इस्तेमाल करे या उसके ससुराल वाले? और वैसे भी सब एक जैसे नहीं होते। अम्मा तो कहकर चली गई, पर कविता को याद हो आया उसकी शादी के बाद की बातें। जब वह विदा होकर अपने ससुराल गई थी तब भी अम्मा ने बक्से के लिए काफ़ी हंगामा किया था। आखिर बक्सा ठीक फेरों के दिन आया और उसी बक्से में कविता की सारी साड़ियाँ
रख उसे विदा किया गया। कविता ससुराल पहुंच चुकी थी। ससुराल भी कोई छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा। 4 तो नंदे ही थी, सब की सब बड़ी और शादीशुदा। जब ससुराल पहुंची तो सबसे पहले वही बक्सा खोला गया। रिवाज के मुताबिक नंदों को उसमें से एक एक साड़ी निकालनी थी, लेकिन सब ने अपनी अपनी पसंद की 2-2 साड़ियाँ निकाल ली। कविता कुछ न कह पाई और सास हंसती हुई सिर्फ इतना ही बोली, अरे और चाहिए तो ले लो, अभी तो बहुत साड़ियाँ आई हैं। अब भाभी लाड चाव नहीं करेंगी नंदों का तो और कौन करेगा। कविता अपने ससुराल वालों का लालच देखकर स्तब्ध रह गई, पर नई नवेली दुल्हन थी इसलिए कुछ कह न सकी। 2 दिन तो रस्मों रिवाजों में ही निकले, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। चारों ननद और उनके परिवार अभी भी घर में ही मौजूद था। तीसरे दिन सब लोगों ने मिलकर उसका सारा सामान व्यवस्थित कर दिया। सामान व्यवस्थित करते जा रहे थे और 10 मील में निकालते जा रहे थे। सोफे बाहर हॉल की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं गिफ्ट में आई सारी पेंटिंग भी हॉल में सजा दी गई थी। भाभी का कमरा छोटा है, ये कहकर उसकी ड्रेसिंग और अलमारी सासू माँ के कमरे में शिफ्ट कर दी गई थी। नंदों को शादी की विदाई भी तो देनी थी, तो उसकी बलि चढ़े कविता के दहेज में आए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, ये कहकर कि घर में तो सब रखे हुए हैं, इनका क्या करेंगे, जिसे जो ज़रूरत हो उसे दे दो। टीवी बड़ी ननद को दे दी गई, फ्रिज दूसरी नंबर की ननद को, वॉशिंग मशीन तीसरी ननद को दे दी गई और मिक्सर ग्राइंडर और सिलाई मशीन चौथी ननद को, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर बाकी 3 चीज़ों की कीमत को पूरी नहीं कर पाई, इसलिए छोटी ननद को 2 चीज़ें दी गई। ले देकर कविता के कमरे में आया तो सिर्फ पलंग और अम्मा का बक्सा। कविता मन मसोर कर रह गई। इतने प्यार से माँ, पापा और अम्मा ने एक एक सामान संजोया था उसके लिए, उसमें से उसे मिला क्या। शादी में आए गहने भी सासू माँ ने अपने पास ही रख लिए, ये कहकर कि बहू तुम संभाल नहीं पाओगी। जब कुछ दिन रुकने के लिए कविता अपने मायके गई, तब भी उसने अम्मा से कहा था, क्या फ़ायदा इतना दहेज देने का, इतने पैसे खर्च करने का, इससे अच्छा तो आप मेरे नाम से एफडी करवा देते तो कम से कम वह मेरे काम में आते। इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ तो दी थी और इलेक्ट्रॉनिक का सामान तो नंदे लेकर चली गई, मेरे हिस्से तो पलंग और बक्सा ही आया। जो सोफे आपने दिए थे उस पर मुझे सास मुझे बैठने नहीं देती, ये कहकर कि हमारे यहाँ बहू मेहमानों के सामने ऊपर नहीं बैठती। नहीं बेटा, ये तो रिवाज का है, देना पड़ता है। अब ससुराल वाले उसका क्या करते हैं वो उनकी सोच, पर तू पलटकर अपने ससुराल वालों को कभी जवाब मत देना, ये कहकर अम्मा ने उसे चुप करा दिया। जब विदा होकर कविता वापस ससुराल गई तो सासू माँ ने उसके मायके से क्या विदाई मिली है वह दिखाने के लिए कहा। कविता ने जब सारी चीज़ें दिखा दी, उनमें से कुछ साड़ियाँ सासू माँ ने ये कहकर अलग रख दी कि जब तुम्हारी नंदे आए तो उन्हें दे देना। पर इस बार कविता ने जवाब दे दिया, माफ़ करना माँ जी, ये साड़ियाँ मुझे मेरे मायके वालों ने दी है। अगर मुझे मेरी नंदों को देना होगा तो मैं मेरे पास से अलग से खरीद कर दिया करूँगी, या जो मेरी इच्छा होगी वह निकाल कर दे दूँगी। ऐसा कहकर कविता साड़ियाँ लेकर अंदर चली गई और सासू माँ उसे जाते हुए देखती रह गई। लेकिन उसके बाद पूरी रिश्तेदारी में सास बेचारी बहू अत्याचारी हो गई। सास रो रो कर अपने खुद के बनाए किस्से सुनाती और लोग चटकारे ले लेकर सुनते, यहाँ तक कि नंदों के मन में भी भाभी के लिए कोई सम्मान नहीं। जबकि ये अलग बात थी कि सास आज भी उसके दहेज में आए हुए सामान को खुद इस्तेमाल करती है और कविता वही बक्से और पति द्वारा लाई अलमारी में अपना सामान संभालती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।